तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, तो जो क्लास 10th है ना, उसको हम लोग गोधली जो भाग 2 किताब को हम एक्सप्लेनेशन यानी कि कहानी को पढ़ रहे थे। तो जो आज के इस क्लास में हम क्या देखेंगे, तो चैप्टर नंबर 9 को हम देख लिए थे, जिसमें हम पार्ट नंबर 1 को तो कंप्लीट कर लिए थे। क्या देख लिए थे, तो इस क्लास में हम पार्ट नंबर जो 1 है ना, तो पार्ट नंबर 1 को हम कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस क्लास में क्या देखेंगे वो, तो बोला जा रहा है कि आज के इस क्लास में हम पार्ट नंबर 2 को कवर कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए देखते हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है, तो बोला जा रहा है कि जो अवनियों जो पार्ट है किसके द्वारा लिखा गया है, तो बोले कि जो राइटर जो है ना वो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। तो इसका राइटर कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी। तो 1 से लेकर जितना, अगर हम 9 तक अभी क्लास को देख रहे हैं, 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक देखे हैं, तो इसमें जितना अगर लेखक के जो नाम है तो आपको तो हम याद करवा दे रहे हैं आसानी तरीकाओं से। जो लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का निधन कब हुआ, किस पाठ से उनका अथी लिया गया है, लेखक की जीवनी क्या है, किस पाठ से कविता को लिया गया, किस पाठ संकलित है, जितना भी जो कवि से रिलेटेड अगर है तो उसको हम तो इस पॉइंट में यानी कि इस क्लास में तो हम देख लेते हैं। हर एक चैप्टर को उसी तरीकाओं से देखेंगे जिस तरीकाओं से हम लोग सभी चैप्टर में देखे थे। तो इंट्रोडक्शन तो हम इसको देख लिए थे पार्ट नंबर 1 में। तो आज के इस क्लास में हम पार्ट नंबर 2 में इसको ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे हम, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट पोजीशन में अब यहाँ तक देख लिए थे, हम यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट है। तो आपको हम हल्का सा रिव्यू देते हैं कि लास्ट में हम कहाँ से देख लिए थे। तो देखिए, तो लास्ट में जो है ना, इस पैराग्राफ को तो हम लोग देख लिए थे कि इतना समय निकलना बहुत कठिन था। बोला है कि इतना जो समय है निकलना बहुत कठिन था। तो उस लिए क्या किए थे, तो कुछ 19 दिन के वहाँ रहने के लिए जो 24 अक्टूबर से 10 नवंबर के दोपहर तक अपने साथ में हिंदी का टाइपराइटर किताब, 3 से 4 पुस्तक और कुछ संगीत के टेप्स भर कर ले गए थे। सिर्फ अपने में रहने के और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने की कोई व्यवस्था न होने पर जीवन में यह पहली ही अवसर था इतने निपट। देखिए, जब लेखक जो पहली बार जब अवनियों जब गए थे, बोला जा रहा है ना कि संजय से शत्रुघ्न ने अपने कुछ काम के लिए एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में दिया था, तब तो मैं नहीं जा पाया था। और जो अभी जो हम अवनियों में, कवि कहाँ जा रहे हैं, तो कवि अवनियों में जा रहे थे। तो अगर आपसे पूछ देगा कि जो कवि जो अवनियों में गए थे तो वहाँ कब गए थे, कितना दिन तक रहे थे, तो बोलना होगा कि 19 दिन तक रहे थे। कवि जो अवनियों में कितना दिन तक रहे थे, तो बोलना है कि 19 दिन तक रहे थे। इतना ऑब्जेक्टिव पूछता है। फिर बोला जा रहा है कि कब से कब तक रहे थे, तो बोलना है कि 24 अक्टूबर। कब से, तो 24 अक्टूबर से कितना दिन रहे थे, तो बोलना है कि 24 अक्टूबर से 10 नवंबर, 10 नवंबर ए नो भी 10 नवंबर तक रहे थे। इसको आप लिख लीजिएगा। जितना भी पॉइंट लिखवा रहे हैं आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम के व्यू से। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, सब यहीं से पूछता है। इस किताब को भी लिख लीजिएगा। बोल दे कि अपने जो साथ अवनियों में गए थे वह कौन सी किताब लेकर गए थे, तो बोलना है कि टॉप राइट क्या है, टाइप राइट लेकर गए थे, 3 से 4 किताब। इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक। हाँ, जितना भी इसमें है अति इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको हम लिखवा देंगे। क्यों, क्योंकि आपके लिए एक भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में न्यू है तो प्लीज़ बाबू चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हम बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो थैंक्स। चलिए देखते हैं क्या है, और पूरे जोश और जुनून के साथ हम पढ़ेंगे। यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, भी अनुभव नहीं किया था, बोलने कोई अनुभव नहीं किया था, अलग बात है। देखिए, कुछ 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचना लिखी गई है। जो कवि जो वहाँ रहने के लिए गए थे ना, तो वहाँ बोला जा रहा है कि कुल 19 दिन जो रहे थे, जो अवनियों में कितना दिन रहे थे, बोला जा रहा है कि 19 दिन तक रहे थे। 19 दिन में 35 जो कविताएं लिखे हैं, इसको आपसे पूछा जा सकता है। 35 कविताएं और 27 गद्य जो है ना वो रचनाएं की हैं। इसको आप लिख लीजिए अभी ही अपने कॉपी, जो नोट्स कॉपी में इसको लिख लीजिए। कभी भी आपसे यहाँ 2 प्रश्न पूछ सकता है कि जो 19 दिन में जो अवनियों जो रहने के लिए गए थे कौन, तो लेखक जी, लेखक को है अशोक वाजपेयी जी। तो
35 कविताएं लिखे हैं। कितना कविताएं लिखे हैं? तो बोलना होगा कि 35 कविता लिखे हैं। आपसे पूछ देगा कि कितना गद्य कविताएं लिखे हैं, तो बोलना है कि 27 गद्य कविताएं लिखा है। इसको लिख लीजिए बाबू, हम पूरा कह रहे हैं आपको, ठीक। अंडरलाइन जितना कहीं उसको लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ से। अवनियो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। ये भी पूछ सकता है कि जो अवनियो जो है ना पूछा गया है, इसको भी आप जल्दी जल्दी लिखिए। इसको पूछा गया है, ठीक, इसको लिख लीजिए। अवनियो जो है ना वो फ्रांस का क्या रहा है? ऑप्शन नंबर में दे दिया है कि एक खेल केंद्र है, एक कला केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी अब कुछ डीट और दे देगा। आपको ऑप्शन नंबर जहां देखना है कि कला केंद्र है वहां टिक करके आ जाना है। इसको भी आप लिख लीजिए। कई बार पूछा गया है कि जो अवनियो जो है ना फ्रांस का क्या है, तो एक कला केंद्र रहा है। देखिए यहाँ से, पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है। ये बोला जा रहा है कि जो पिकासो की जो विख्यात कृति का शीर्षक है, क्या शीर्षक है? तो ल मादामोजोल द अवनियो। ये भी प्रश्न जो है ना पूछा गया है कि पिकासो की जो विख्यात कृति का नाम क्या है। आपको बोलना होगा कि ल मादामोजोल द अवनियो। इसको भी लिख लीजिए। कैसे लिखना है? तो पहले क्वेश्चन लिखिए कि पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक का नाम क्या है। तो ऑप्शन में आंसर में लिखिए कि ल मादामोजोल द अवनियो। चलिए इतना हो गया। आपको बाबू हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो अगर हम पढ़ा रहे हैं, जो अगर हम हाईलाइट करवा रहे हैं, अगर उतना अगर पढ़ के आप चल जाइएगा ना, तो एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा ही नहीं। बस आपको ध्यान दे के और मन से पढ़ना होगा जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतना मेहनत जुनून हम आपके लिए कर रहे हैं कुछ ना। देखिए क्या है, बोला जा रहा है कभी अति यथावादी कवित्री आनेंद्र बेता रेनेसे और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं अवनियो में के साथ रहकर लिखी थी। बोला जा रहा है कि कभी अति यथार्थवादी कवित्री आनंदे बेतरा कोमा कि क्या है, तो रेनेसा और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग कितना, तो 30 से ज्यादा संयुक्त कविताएं जो है अवनियो के साथ मिलकर लिखी थी, ठीक। अब यहाँ देखिए, ला शत्रुज के निदेशक का मतलब क्या है? तो डायरेक्टर। तो ही बोला जा रहा है कि जो ला शत्रुज के निदेशक ने जब इस पुस्तक की साम्राज्ञी देखी थी, तो उन्हें इतनी अल्पावधि में इतने काम पर अचरज हुआ था। अचरज मुझे भी काम का नहीं है। बोल रहे हैं कि अचरज मुझे भी काम का नहीं है। वे सुंदर, निविड़, संघन, सुशासन, दिन और रातें भी थी। बोला जा रहा है कि भय, पवित्रता और अस्वीकता से भरी हुई है। यह पुस्तक उन सबकी स्मृतियों का दस्तावेज है। अवनियों को बोले कि अवनियों को, ठीक, उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? तो अवनियों के उसी मठ में रहकर एक जो है ना पुस्तक, जो इतना काव्य लिखे हैं उन्हीं को लिखे हैं। कहाँ? तो अवनियों के एक मठ में। देखिए यहाँ से, कवि प्रांति भी हर जगह हम कुछ पाते हैं, बहुत सा गवाते हैं। ला शत्रुजा में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है, और जो गवाए उसकी भी गहरी पीड़ा भी प्रतीक्षा करते हैं। तो इसको क्यों ना हम अपना भाषा में एक बार समझा दें, जो आपको अगर अच्छा से समझ में आ जाएगा डिटेल में। हाँ, देखिए कवि बोल रहे हैं कि जब हम अवनियों में 19 दिन रहे थे ना, तो वहाँ 19 दिन में क्या लिखे हैं? तो 35 जो कविताएं लिखे हैं, पोएट्री लिखे हैं, और 27 जो है वह गद्य रचनाएं लिखे हैं। कितना लिखे हैं? तो 35 कविताएं लिखे हैं, 27 गद्य रचनाएं लिखे हैं। अब जो अवनियो जो है ना, वह फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र भी रहा है। अवनियो क्या है? तो फ्रांस का एक जो है ना प्रमुख जाने माने वाला फेमस कला केंद्र भी है। फिर देखिए यहाँ से, बोला जा रहा है कि पिकासो की जो विख्यात कृति का शीर्षक का नाम क्या है? तो बोलना है कि ल मादामोजोल द अवनियो। बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं कि कभी कभी बोलने की एर्थावादी कवित्री थी, जिनका नाम क्या था? तो आंद्रे बेते था और रेने साउल पॉल था। सब मिलकर 30 से ज्यादा संयुक्त कविताओं जो है ना वह अवनियों के साथ रहकर लिखे थे। जितना भी व्यक्ति इनके साथ गए थे, जो दोस्त लोग, तो उन्हें भी मिलकर जो अवनियों के साथ 30 से ज्यादा यानी कि संयुक्त यानी कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाला अति सब लिखे थे, पुस्तक भी लिखे थे। तो आपसे पूछ देगा कि कितनी जो है ना संयुक्त कविताएं लिखी गई है,
यहाँ से लिखना होगा कि 30 संयुक्त कविताएं अवनियों के साथ मिलकर लिखी गई है। इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए और अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए। कितना 30 संयुक्त कविताएं अवनियों के साथ मिलकर लिखी है, इसको लिख लीजिए। ठीक, आपसे पूछ सकता है कभी भी। फिर देखिए, ला शत्रुज के निर्देशक जो डायरेक्टर थे ना, जब इन पुस्तक के साम्राज्य जब उन्होंने देखे कि यार क्या लिखा गया है, तो उतनी अल्पवादी में इतनी काम पर अचरज हुआ उन्हें, अरे कि कम समय में आप इतना किताब कैसे लिख देंगे। पर कवि बोल रहे हैं कि पर मुझे अचरज काम नहीं है। वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान, दिन और रात वहां भी थी, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई है। यह जो पुस्तक है ना, उन सब स्मृतियों का एक दस्तावेज के रूप में लिखा गया है, कवि बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं अशोक वाजपेयी जी कि अवनियों को उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई है सारी कवि प्रांति भी है। हर जगह हम कुछ पाते हैं तो कुछ गवाते भी हैं। आप लोग भी कहीं जा रहे होंगे तो कुछ पाते, हम लोग ही हैं, कहीं कुछ पाते हैं तो कहीं कुछ गवाते भी हैं। कहीं हम लोग मोबाइल खो गया, कहीं पैसा खो गया, कहीं पैसा मिल गया। तो इस भाई बोल रहे कवि कि हर जगह हम कहीं जाते हैं तो कुछ पाते भी हैं तो कुछ गवाते भी हैं। लास्ट शत्रुंज में जो पाया उन्होंने कवि, उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में उनके अंदर है, कवि के अंदर है। और जो गवाया है ना, उसकी भी भारी पीड़ा अभी प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए अपना अंदाज में समझा दिए हम। अब देखिए यहां से, जितना अगर लग रहा है कि हम आपको समझा देंगे बेहतर, तो प्लीज हम आपके लिए बहुत रिक्वेस्ट करके समझा दे रहे हैं बाबू। देखिए, पत्थर किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पत्थर धीरज से रेसा रेसा झिरते हुए, सीरा सीरा छिलकते हुए प्रतीक्षा करते रहे हैं पत्थर। ये भी किताब जो है ना लिखा गया। अगर आपसे पूछ देगा कि जो प्रतीक्षा करते रहे हैं पत्थर, जो पुस्तक है किस लेखक के लिखा गया है, तो बोलना होगा किसको है, तो बोलना है कि अशोक वाजपेयी जी को। किसका है, तो अशोक वाजपेयी, वाजपेयी, तो अशोक वाजपेयी जी की है। इसको लिख लीजिए। बोल दे कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर किस लेखक की रचना है, तो बोलना होगा किसका, तो अशोक वाजपेयी जी की। इतना लिखिए। अभी तक तो आपको हम 10 से 15 को ऑब्जेक्टिव लिखवा दिए हैं। तो यही अगर हमारे ऊपर है, यदि आप हमारे यूनिवर्स विजन क्लास साथ जुड़ कर रहिएगा तो आपको इसी तरीकों से पढ़ाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि आप लोग खुद जान रहे हैं अब क्या करना है। सर देखिए, बोल रहे हैं कि जो पत्थर है ना, किसी देवता या किसी काल की नहीं है, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं। पत्थर धीरज से यानी कि आराम से, रेसा रेसे झिरते हुए, सीरा सीरा छिलकते हुए प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। देखिए व्यास, मोह गिरता है सूखी पंक्तियां, धूप गिरती है आवाजें, भय बोले कि भाई भाई करता रात बोले कि बियाबान, और अंधेरा अपने अभेद हृदय में, कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। हर सपने भूरी पहेलियां, पीला पड़ता समय छी जाती, भाषा आदित्य अधेरा सब घेरता है पत्थरों को। ठीक, यहां से बोले हैं कि आदिम अधेरा सब घेरता है पत्थरों को। बोले हैं कि पत्थरों को क्या है, तो अल्पक बाट अंगोरो, बोले हैं कि अगोरते एक बेहेदी बोले हैं कि चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर। बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर, बिना पसीने से बोले कि बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर, बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर, पता नहीं इसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। मैंने कि इसको क्या बता रहे हैं कवि, हम अपना भाषा में क्यों ना समझा दे आपको। तो कवि वही बोल रहे हैं कि जो पत्थर होते हैं, आप लोग जो इंद्रा देखे हैं ना, बेल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो गांव देहात में आप लोग देखते होंगे कि जो इंद्रा का जो है ना, वह पत्थर का इंद्रा बना है। तो उसी को बारे में बताया गया है कि जो पत्थर है ना, किसी देवता या किसी काल की द्वारा नहीं है, उसे मानव ने बनाया है। तो ये बोलते हैं कि पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करती है पत्थर, धीरज से जब रेसा रेसा झिरते हुए, सिरा सिरा छिलकते हुए प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। इसका मतलब है कि कोई भी अगर इंसान जो पानी को जो भरता है, तो वो बल्टी जो है ना अंदर तक जाता है, तो रस्सी जो उसे लगड़ाता है, तो ये कहते कि रेसा रेसा झिरते हुए, छिलकते हुए प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। किसका प्रतीक्षा करते हैं, देखिए, मेघ गिरता है
मेह मने जो बादल जो है ना ऊपर से गिरता है अंदर पानी में, सूखी पत्ती धूप गिरती है, और सूखी जो पत्ती जो है ना वो इंदिरा में गिरती है, धूप भी उसमें गिरती है आवाज़ें, भाएँ-भाएँ करता रात बिबान और अंधेरा अपने हृदय में, कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। वही जो पत्थर जो है ना वो सोचते रहते हैं प्रतीक्षा में कोई आएगा मनुष्य पानी भरेगा, फिर जो पानी जो भरेगा तो जो रस्सी जो है ना इंदिरा में देखे होंगे हमेशा कि वो रस्सी जो है ना धीरे-धीरे करीब-करीब पत्थर को भी काट देता है, तो वही कह रहे हैं। और हरे सपनी भूरी पहेलियाँ बिना पीला पड़ता समय, छिजाती भाषा अदीम अधेरा, सब घेरता है पत्थरों को, पर अल्प बाटें अंगूरे। तो बोल रहे हैं कि एक बेहदी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर। जो पत्थर जो है ना, एक कहाँ खड़े रहते हैं? तो बेगान चौदे में जो है ना, वहाँ खड़े रहते हैं, आराम से खड़े। फिर इसके बाद देखिए, बोले कि बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर। जो पत्थर है ना, बिना माथा झुकाए प्रार्थना भी करते हैं, बिना पसीजे, वो पसीजता तो नहीं है पत्थर, वही प्रार्थना करता है पत्थर। बिना शब्द जो है ना, कविता लिखे जो बिना जो शब्द कविता लिखते हैं पत्थर, समझिए। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, कवि बोल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए आओ, नदी के किनारे भी नदी है। जो ये भी पूछा गया है कि जो नदी के किनारे भी नदी है, जो पुस्तक है या रचना है, किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इसको भी बोलना है कि जो अशोक वाजपेयी जी हैं, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। किसके? तो अशोक वाजपेयी जी, वाजपेयी, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा इसको लिखा गया है। लिख लीजिए इसको भी कि नदी के भी किनारे नदी है, किस लेखक की रचना है या किस लेखक की किताब है? तो बोलना होगा कि अशोक वाजपेयी जी की है। अब यहाँ से देखिए, हाँ, यहाँ बोले क्या है? तो यहाँ पास में ही रोन नदी है। यहाँ जो पास में क्या है? तो रोन ही नदी है, रोन नदी है। इस तरफ बोला है कि बिलनौ और दूसरी ओर अवनियों अभी नहीं, पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे थे। अगर जल प्रवाह को एक बोला है कि एक टक देखते रहो, बोल रहे हैं कि अगर जल प्रवाह को एक टक अगर बैठ कर देखते रहो ना, तो तट पर बैठो तो कई बार लगता है ऐसा कि जल जो है ना स्थिर है और तट ही बह रहा है। नदी इन तट पर बैठना, हाँ, हम लोग देखे हैं अक्सर, आप भी इसको देखे होंगे। आपको हम समझा देते हैं। आपको गांव में कुछ नदी नाला पोखर होगा, तो सर होगा। तो जो पानी उसका बह रहा है, पूरा बहता है, तो सर बहता है, तो वहां जाकर कभी आप बैठे हैं? जब आकर बैठिएगा वहां ना, आप बैठ के एकदम एक टक जो पानी का जो धार बह रहा है, वहां देखिए हम समझा देते हैं। ये कोई आपके गांव का क्या है? ये कोई आपके गांव का एक नदी है, नदी नाला है, यहाँ सब पानी बह रहा है, पानी इससे सब क्या है, सब धार बह रहा है, सब जो है ना धार बह रहा है। और आप जो है ना वह यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ से सीधे देखिएगा ना, इसमें धार जो बह रहा है, धार के ऊपर हम एक टक से तो लगेगा आपको ना कि हम नदी के साथ साथ गोले गोले घूम रहे हैं। तो वही कवि यहाँ कहे हैं कि नदी के भी किनारे नदी है, यहाँ पास में ही रोन नदी है, कवि बोल रहे हैं। तो इस जो रोन नदी है उसके बारे में बोल रहे हैं कि इस तरह जो बिलनौ और दूसरी तरफ अवनियो है। इस तरफ क्या है? तो बिलनौ है, दूसरी तरफ क्या है? तो अवनियो है। देखिए यहाँ, अभी नहीं, पर पिछले बरस हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे हैं। कवि बोल रहे हैं कि मैं अभी नहीं बैठा हूँ, परंतु पिछले ही साल में मैं नदी के किनारे के तट पर बैठा हूँ, जिस तरह से यहाँ अभी आप बैठे हुए हैं। और जो जल का जो प्रवाह है, जो एकटक देखते रहो, जो जल की जो धारा है ना, उस पर अगर आप नजर कर ले रहो, देखते रहो, तो तट पर बैठे तो कई बार ऐसा लगता है कि जल जो है स्थिर है और तट ही बह रहा है। आपको भी अंदाज हुआ होगा कभी बैठे होंगे तो। ऐसे तरीके से सभी लोगों को होता है, हमने भी कई बार देखे हैं बैठ के, तो लगता है कि तट ही गोले घूम रहा है। तो आपके जरूर एहसास हुआ होगा। तो किस किस को ऐसा एहसास हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। देखते हैं कितना कमेंट करते हैं। नदी तट पर बैठना, देखिए अब इतना है, देखते हैं। देखिए क्या है, नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कई बोल रहे हैं कि नदी तट पर बैठना भी और नदी के साथ बहना है। कई बार नदी स्थिर होती है। अरे तो धार तो हमेशा नदी में नहीं चलती है, जब हवा पानी नहीं आती है ना, तभी तो धार चलती है। तो वही कह रहे हैं कवि, कई बार जो नदी जो है ना वो स्थिर होती है। हम तट पर बैठे रहते हैं, हम क्या, तो तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना, बोलना है कि नदी होना है,
बोले कि नदी के पास होना नदी होना है। विनोद कुमार शुक्ल अपने एक कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जो राइटर हैं, मछली पाठ इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जब हम आगे जब कल पढ़ेंगे ना तो इन्हीं के द्वारा लिखेंगे, इसको आप याद कर लीजिए। विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, तो अपनी कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी के किनारे बहने वाली ही नदी चेहरा नहीं हो जाते हैं। क्या है? तो शायद सिर्फ नदी किनारे जो रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते हैं। हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के लिए नदी किनारे पर जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। नदी को बोले कि नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है। नदी जो है ना किसी को अनदेखा नहीं, सभी को एक समान तरीकाओं से देखती है। अगर जो स्थान पर अगर आप जाकर बैठिएगा, जो धार बह रहा है उसको अगर एक नज़र से देखिएगा ना तो आपको लगेगा घूम रहा है। उसके बाद अगर कोई दूसरा कोई व्यक्ति भी जाकर देखेगा तो इसी नजर आएगा। ये नहीं है कि नदी उसको अंदर अनदेखा कर देगा, नहीं, सबको एक समान देखती है नदी। और देखिए वह सबको भिंगोती है, और सबको भिंगोती है। नदी में ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें कूद गए तो भींग गए, हम कूद गए तो नहीं, उसमें सबको भिंगा देती है। तो नदी जो है ना उसमें सबको भिंगाती है, किसी को अनदेखा नहीं करती है। तो हमें उसे नदी से सीखना चाहिए कि उसमें क्या समानता है, सभी को एक बराबर समझ रही है। ठीक, देखिए अपने साथ बोले कि अपने साथ करती है, बोले कि हाँ, थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी भी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। अब बोल रहे हैं कि थोड़ी सी देर के लिए भी जो गए नदी की जो बिरादरी है ना तो उसमें शामिल हो जाते हैं। नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। बोल रहे हैं कि जिस तरह से नदी जो ना सब एक बराबर है, उसी तरह से नदी के समान बराबर ही जो हमारी जो कविता जो है ना वह सदियों से हमारे साथ रही है। उसमें न जाने कहां-कहां से जल आकर मिलते हैं और विलीन हो जाते हैं। बोल रहे हैं कि न जाने उसमें कहां-कहां से जल आकर मिलते हैं और कहां से विलीन यानी कि गायब भी हो जाते हैं। देखिए यहाँ से, वह सागर में समाहित होती रहती है। वह जो जिस तरीकाओं से जो नदी जो बहती है उस तरीकाओं से उनको किताब है। तो ये बोल रहे हैं कि वह जो सागर में समाहित होती रहती है हर दिन ही, पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता है। जल का क्या टोटा नहीं पड़ता है। कविता बोले कविता में भी न जाने कहां से कैसे कैसे बिंबलाएं शब्द बोल रहे हैं कि बिंबलाएं शब्द भागिमाएं जीवन छवियां और प्रतीतियां बोल रहे हैं कि प्रतीतियां आकर मिलती है और ताकतवर बोल रहे हैं कि और तदाकर होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती है, बोल रहे हैं कि जैसे जो नदी जो है ना वो खाली नहीं होती है, वैसे ही कविता शब्दों से खाली नहीं होती है। बोल रहे हैं कि जैसे जो नदी जो है और पानी से खाली नहीं होती है, वैसे ही जो हमारी जो कविता है ना वह शब्दों से वह खाली नहीं होती है। देखिए यहाँ से, न नदी के किनारे नहीं कविता के पास, नहीं नदी के किनारे नहीं कविता के पास, हम तट स्थल बोले तटस्थ पर रहते हैं। बोल रहे हैं कवि कि नहीं नदी के किनारे हम हैं, नहीं कविता के पास है, हम तो तटस्थ पर रहते हैं। अगर हम खुलेपन से गए तो हम उसकी अभिभूति से बच नहीं सकते हैं। नदी और कविता में हम बोल रहे हैं क्या है तो बरबस ही शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरे क्या है, जैसे हमारे चेहरे पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरे पर कविता की चमक है। बोले कि निरंतरा नदी और कविता दोनों में हमारी बोले क्या है तो नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। एक कविता पंक्ति है कैसी तुम नदी हो। बोल रहे हैं कि एक कविता जो पंक्ति जो है जो के क्या है तो अशोक वाजपेयी जी के हैं। आपसे पूछ देगा कि कैसी तुम नदी हो, किसका है तो बोलना है कि अशोक वाजपेयी जी के है। तो इसको क्यों ना हम अपना अंदाज में एक बार समझा दें। चलिए आपको हम अपना भाषा में समझा देते हैं और देख लेते हैं और कुछ है क्या, नहीं और कुछ नहीं है। तो एक इसको हम अपना अंदाज में एक बार समझा देते हैं। देखिए तो कवि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखते हैं यहां से हम पहले क्या लिखा गया है। हाँ, तो नदी तट पर बैठना, हाँ, कि नदी तट पर बैठना भी बोले हैं कि नदी तट पर बैठना भी
नदी के साथ बहना कवि को बहुत आनंद लगता है इसे। कई बार नदी तो स्थिर रहती है। अरे तो नदी की धारा हमेशा थोड़ी ना बहती रहती है। जब पानी जो है ना हवा चलती तभी तो बहती रहती है। तो ही बोल रहे हैं कि नदी तो कभी कभी स्थिर भी रहती है। हम तट पर बैठते रहते हैं, नदी के पास होना नदी होना है। बोले कि नदी के पास होना नहीं नदी है। यहाँ बैठते हैं, समझिए वही नदी है। विनोद कुमार शुक्ल अपने कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात करते हैं। तो अगर आपसे बोल देगा कि नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कौन कहते हैं, तो बोलना है कि विनोद कुमार शुक्ल जी कहते हैं। देखिए यहाँ से, शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते हैं। बोल रहे हैं कि जो सिर्फ जहां अगर आप जो बैठे हैं ना, वह नदी चेहरा नहीं हो जाते हैं। हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के लिए नदी के किनारे अगर जाकर बैठ जाते हैं, तो हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। मैंने बोल रहे हैं कि यदि आप नदी किनारे अगर जाकर बैठ जाइएगा ना, तो समझिए कि आपको एक नदी की तरह दिखाई दीजिएगा। तो ये सही जो है ना, वह नदी चेहरा हो जाती है। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है, नदी सबको एक बराबर नजर से देखती है। अगर नदी हाँ वह सबको भिगाती है, वहां आगे जाके आप भीगेगा तो आप कब को भिगाएगा। जितना भी लोग जाएंगे भीगने तो सबको भिगा देंगे। नदी वहां बैठेंगे नहीं, जाके नदी में जाइएगा तो देखिए यहाँ से, अपने साथ करती है ऐसा, ठीक। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। और थोड़ी सी देर में जब जब जाते हैं बैठने, तो नदी की बिरादरी में वहां जाकर शामिल होते हैं। देखिए ऐसा, जैसे नदी के साथ बैठना, नदी के साथ उठना, नदी के तट पर रहना, सब क्या है, सब बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। देखिए ऐसे, नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। अब बोल रहे हैं कि जिस तरह से जो नदी है ना, उस तरह से कविता हमारे नदियों के साथ रही है। उसमें न जाने कहाँ से जल आकर मिलते हैं और कहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। यानी कि बोल रहे हैं कि जो नदी है ना, उसमें कहाँ से जल आकर मिलते हैं और कहाँ उसमें जल चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ऐसा बोल रहे हैं। वह सागर में समाहित होती रहती है। आज जो नदी के जो पानी जो है ना, वह सागर में, यानी कि हिंद महासागर या बड़े बड़े जो सागर है ना, वहाँ बड़े बड़े सागर में समाहित होती, जमा होती रहती है। देखिए, हर दिन ही पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता है। बोल रहे हैं कि जो नदी है ना, उसमें पानी जो हिंद सागर में, यानी कि बड़े बड़े सागरों में जाती रहती है, परंतु उसमें पानी घटता नहीं है, बढ़ता ही रहता है। कविता में भी न जाने कहाँ से कैसे कैसे बिंबलाएं शब्द, भंगिमाएं, जीवन छवियां और प्रतिकृतियां आकर मिलती है और तत्कार हो जाती है। यानी कि मिलती है और चली भी जाती है। जिस तरह से नदी होती है उस तरह से बोल रहे हैं। जिस तरीकाओं से नदी के पानी आती है और हिंद महासागर में मिल जाती है, खत्म भी नहीं होती है, उस तरीकाओं से अपनी किताब में बोल रहे हैं कि अपन जो शब्द लिखे हैं उसमें कि न जाने कैसे कैसे बिंबलाएं शब्द हो गया, भंगिमाएं हो गया, जीवन की छवियां हो गया, प्रतीतियां हो गया, आकर मिलती है और तदाकर होती रहती है, निकलती भी रहती है। देखिए यहाँ से, जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती है, वैसे कविता शब्द रिक्त नहीं होती है। यही बोल रहे हैं कवि कि जिस तरीकाओं से जो नदी जो है पानी से खाली नहीं होता है, उस तरीकाओं से जो हमारा कविता जो है ना, वह शब्द से खाली नहीं होता है। बोला क्या, तो नदी के किनारे न ही कविता के पास हमें तटस्थ पर रह पाते हैं। बोले कि न नदी के किनारे न ही कविता के पास, हम तो दोनों के तटस्थ पर रहते हैं, किनारे पर रहते हैं। अगर हम खुलेपन से गए, यानी कि पूरा मन तन से गए, खुलेपन से गए, तो हम उसकी अभिभूति से बच नहीं पा सकते हैं। नदी और कविता हम बरबस के शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरे पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरे पर कविता की चमक है। निरंतरता नदी और कविता में हमारी नश्वरता का आनंद से अभिषेक करती है। एक कविता पंक्ति है, कैसी हो तुम नदी। बोले कि एक कविता पंक्ति क्या है कि कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है कि जैसी तुम कविता हो। इस लाइन जो है ना, हमको बहुत अच्छा लगा है। इस लाइन को हम लिख लेते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। क्या देखिए, क्या है, तो बोला गया है कि एक कविता पंक्ति में लिखा गया है कैसी तुम नदी हो। एक कविता को जो पंक्ति जो लिखे हैं अशोक वाजपेयी, जिसमें बोले हैं कैसी तुम नदी हो, इसमें उत्तर मिलता है क्या इनको, कैसी तुम कविता हो। समझिए क्या, कितना अच्छा स्टोरी लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, ठीक। तो आज आपका एंड हो गया। तो आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है, तो प्लीज वहां चैनल सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को, ठीक।
द एंड हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो ये आपका चैनल है बाबू, तो अभी तक नहीं से चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, हमारा मेंबर के साथ जुड़ जाइए, आप फैमिली की तरह समझिए हमको भी। इसका जो PDF जो है ना हम आपको टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप पढ़ने में आपको बहुत आसानी हेल्प मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद, जय भारत।